ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव और युद्ध को लेकर कई सारी बड़ी अपडेट सामने आई हैं। जैसे एक बड़ी अपडेट ये है कि ईरान का पहले दावा था कि उसने अपने हमलों में अमेरिका के कई सारे सैनिकों को घायल कर दिया है, मार गिराया है। ईरान के इस दावे पर अब अमेरिका का भी बयान सामने आ गया है। एक तरह से अमेरिका ने पुष्टि कर दी है कि 7 जुलाई के बाद वाले सारे हमलों में कम से कम 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि अमेरिका का ये भी कहना है, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन का ये भी कहना है कि ज़्यादातर सैनिक मामूली रूप से घायल थे और वो कुछ ही समय के उपचार के बाद फिर से अपनी ड्यूटी पर वापस चले आए। उधर ईरान से एक और बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी सरकार का सुप्रीम लीडर जो नए हैं मुस्तफा खामनेई, उनके साथ संपर्क पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। पहले ऐसी बातें उड़ रही थीं, खासकर अमेरिकी मीडिया के द्वारा ऐसी बातें फैलाई जा रही थी कि ईरान में राष्ट्रपति प्रशासन और सुप्रीम लीडर के बीच में दरार पैदा की जा रही है। IRGC सुप्रीम लीडर से राष्ट्रपति को मिलने नहीं देती है या बात नहीं करवाने देती है। ये सब बातें हो रही थी, जिसको लेकर आज ईरानी राष्ट्रपति की ओर से सफाई आई है। इसके अलावा CNN की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि ट्रंप ने जो ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था, ये सैन्य अभियान, ये युद्ध अमेरिका के अब तक के सबसे अलोकप्रिय युद्धों में गिना जाने लगा है। ये युद्ध वियतनाम, अमेरिका और इराक में छेड़े गए युद्धों की तुलना में सबसे कम समर्थन हासिल करने वाला युद्ध है। यानी अमेरिकी जनता इस युद्ध को सबसे कम समर्थन दे रही है। ये युद्ध बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े स्तर पर अलोकप्रिय बनता जा रहा है। इसके अलावा जॉर्डन का दावा है कि उसने ईरान की ओर से हमला की गई, ईरान की ओर से फायर की गई मिसाइलों को, 3 मिसाइलों को गिराया है। उधर ईरान ने आज लगातार चौथे दिन कुवैत में हमले किए हैं। कहां पर हमले किए हैं? उनके जो बिजली संयंत्र हैं और जो जल को, समुद्री पानी को शुद्ध करने वाली सारी मशीनें हैं, उन पर हमला किया गया है। तो इन सारी अपडेट्स पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में 2 बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, जो विदेश मामलों के अच्छे जानकार हैं, सीधे अमेरिका से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिन्हें तर्कश के दर्शक लगातार देखते आए हैं, ईरान युद्ध शुरू होने से पहले, युद्ध के दौरान और अब भी रक्षा विशेषज्ञ हैं वो। डॉक्टर धीरज कौल के पास सबसे पहले चलते हैं। डॉक्टर धीरज, क्या सच में अमेरिका में इस युद्ध को वैसा समर्थन नहीं मिल रहा? लोगों के नजरिए में बदलाव आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि हम फालतू फंसे हुए हैं इस युद्ध में, खासकर अमेरिकी जनता को। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो देखिए, ये तो डेफिनेट है कि इस युद्ध का जो समर्थन था, जब ये युद्ध शुरुआत हुआ, मैं इनिशियली बताऊं तो उस समय इसको देखा जा रहा था कि हमें किसी तरीके से US को थ्रेट है ईरान से, और उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे को तो थ्रेट करती हैं और हमारे रिलेशंस जो गल्फ में उसको भी थ्रेट करती हैं। इसका जो परसेप्शन है कि वो डायरेक्टली हमारे को थ्रेट करती है, उसको यहाँ के सेनेटर्स अपनी पब्लिक को बिल्कुल नहीं बेच पाए, और इसीलिए आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली यहाँ पे जो सवाल उठ रहे थे कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है। उसके बाद जो सेकंड नरेशन था कि हमारे जो लोकल गल्फ पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि हम ईरान को कुछ सबक सिखाएं और हमें उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा, उनके ऊपर भी थ्रेट है। तो कहीं ना कहीं उस पर डेफिनेटली सपोर्ट था, कुछ हद तक डेफिनेटली मागा वोट बैंक का उस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था कि हमारे जितने भी गल्फ के सपोर्ट हैं, जैसे कि सऊदी हुआ, UAE हुआ, कतार हुआ, ओमान हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस एरिया में US के वर्चस्व के लिए, क्योंकि वो सर्टेन सेट ऑफ पीपल बिलीव करते हैं कि US का वर्चस्व होना चाहिए। एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाएगा, लेकिन उनका ये मानना था ये बहुत जरूरी है कि उनको ईरान को एक सबक सिखाया जाए। 50 साल से वो एक नासूर है, उस देश को हमें रोकना ही होगा। तो वो जो कंसेप्ट है उसके अंदर अब दरार आई है कि क्या हमारे गल्फ के मित्र चाह रहे थे कि हम ईरान के ऊपर रिटेलिएट करें, या ये इजराइल चाह रहा था। तो ये इसमें 2 फट इस टाइम दिख रहा है कि इवन जो रिपब्लिकन पार्टी है, आज से कुछ अगर आप बात करें, मैं बताता हूं आपको, तकरीबन 8 वीक्स अगो, 7 से 8 हफ्ते पहले भी जो हमारा सेंसस आया था मागा वोटर बैंक का भी, उसमें भी तकरीबन 75% अप्रूवल रेट ही रह गया था। आज की अगर आप डेट की बात करें, मतलब तकरीबन जो लास्ट पोल रॉयटर्स ने कराया, जो एक बहुत ही विश्वसनीय एजेंसी है, उसमें ओवरऑल अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी अप्रूवल रेटिंग 35% गिर चुकी है, जो पहले कहीं 55 to 60% थी कुछ महीनों पहले, और वो डिसअप्रूवल रेट 63% है।
क्योंकि ये दोनों नंबर जानना बड़ा जरूरी है। और अगर आप एवरेज देखेंगे जो डिफरेंट पोल्स जून में हुए हैं, उसकी 35 to 38% डिपेंडिंग आप कौन सी एजेंसी का देखते हैं, CNN का देखते हैं, फॉक्स का थोड़ा सा बायस होता है, लेकिन अगर उसको हटा दें, एक एवरेज एजेंसी का देखें या ABC न्यूज का या CNBC नहीं, ABC न्यूज का देखें, तो आपको दिखाई देगा 35 to 38% अप्रूवल रेट और डिसअप्रूवल इज 58 to 63%। लेकिन जो लड़ाई है, जो आप सवाल पूछ रहे थे, ट्रम्प ने लड़ाई को कैसे हैंडल किया है, उसका अप्रूवल रेट बहुत ही कम है। मोस्टली इट्स अराउंड 29 to 32%, एवरेज 29 to 36% अप्रूवल रेट। डिसअप्रूवल रेट जो मैं आपको पहले बता रहा था, 60% डिसअप्रूवल था, 55% था, अब वो 71% के करीब टच कर रहा है। तो ओवरऑल अमेरिकी जनता इस वॉर को बिल्कुल नहीं खरीद पा रही है। और हम लोग अगर लेटेस्ट एक जो जुलाई का आइप्सोस सर्वे आया है, उसके अकॉर्डिंगली सब लोग तंग हैं और सबको लग रहा है कि इस लड़ाई में अमेरिका लंबा फंसेगा। 79% ऑफ पीपल बिलीव कि हम लोग इस वॉर में ड्रैग हो चुके हैं और ये हमारी लड़ाई नहीं थी। इसके अलावा एक सब सेक्ट है, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो डेफिनेटली अप्रूवल रेट, जो स्विंग वोटर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट जा चुका है, और ओवरऑल डेमोक्रेट्स का 5 से 10% अप्रूवल रेट है ट्रम्प की पॉलिसीज का और ऑन ईरान। और रिपब्लिकन्स का भी अब 70-75% के करीब रह गया है, और इंडिपेंडेंट्स जिन्होंने इनको जिताया था बहुत बड़ी मात्रा में, वो 25 से 30% आ गया है। तो हमारे जो मिड टर्म्स आएंगे नवंबर में, उसमें क्लियरली ये दिखेगा। एक ही स्टिकिंग पॉइंट है जो कि मुझे लगता है बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, और बोलना किसी भी राष्ट्र को नहीं बोलना चाहिए, जिन्होंने एक हिट लिस्ट, जैसे जैसे आतंकवादी संगठन हिट लिस्ट इशू करते हैं प्रेसिडेंट और हमारे मिनिस्टर्स की, जो अब काफी तेजी से रेजोनेट हो रही है, और उसके खिलाफ इवन यूरोप में भी एक तरीके से आवाज उठ रही है कि इस टाइप की मानसिकता के लोगों को हम लोग पावर में नहीं रख सकते। ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि IRGC, न्यूक्लियर IRGC कोई टॉलरेट नहीं करेगा। और IRGC जिसके हाथ में चुंगी के पैसे आते रहे कंटिन्यूअसली, वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमी को इफेक्ट करे, उसको भी कोई टॉलरेट नहीं करेगा। ये दो चीजों पे तो स्टिकिंग पॉइंट है। बिल्कुल, ईरान वाले मुद्दे पर आएंगे डॉक्टर धीरज। अगला सवाल मेरा फंडिंग को लेकर है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन खासकर चाह रहा है कि संसद से वो अतिरिक्त फंड मांग रहा है अरबों डॉलर की, इस युद्ध को लेकर, सैन्य खर्चों को लेकर। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, वो एक समिट के सामने पेश भी होने वाले हैं इसे लेकर। आपके पास क्या जानकारी है? क्या हथियारों के भंडारण और बजट पर थोड़ा दबाव बढ़ रहा है अमेरिका में? आप तो जानते ही होंगे, अभी रिसेंटली 87.6 मतलब 88 बिलियन की सप्लीमेंटल फंडिंग मांगी गई है। उससे पहले ट्रंप ने हमारा जो मिलिट्री डिफेंस बजट था उसको 1.5 ट्रिलियन के करीब हिट किया है, और अगले कुछ सालों में 70 से 80% और बनाना चाह रहे हैं। उनका ये मानना है कि यूएस की, और ये इसमें एक्चुअली फैक्ट्स भी हैं, अगर आप हमारे इवन ओबामा टाइम के जनरल्स की आप स्पीच सुने, बिकॉज आई हैव बीन वेरी कनेक्टेड टू दिस, तो उसमें वो बार बार यही बोलते थे कि हमारी फंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, हमारे इक्विपमेंट्स तो हैं लेकिन उनको मास प्रोडक्शन में बढ़ाने की जरूरत है, हमारे जो आप आर्सेनल का जो रिजर्व है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और उसके आपको वैक्यूम पॉइंट्स अभी इस लड़ाई में दिख गए, जब आपने देखा कि कई थिंक टैंक का ये मानना है कि ये जो सीज फायर हुआ था आनन फानन में, जिसमें ज्यादा सोच नहीं किया गया, पार्टीज को नहीं बिठाया गया जो कन्वेंशनली किया जाता है, एक तरीके से पुश किया गया, और वो उसके पॉइंट सबको दिख रहे थे कि वो स्टिकी नहीं होंगे, वीक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। तो उसके पीछे दो वजह थी, एक थी मार्केट जो बहुत तेजी से हमारी गिर रही थी, सेकंड थी वर्ल्ड के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, और तीसरे थे जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनको रिप्लेनिश करना। ऑल्दो उसमें कई साल लगेंगे, लेकिन क्रिटिकल लो लेवल पे कई डिफेंस सेक्टर में मिसाइल्स जा चुके थे। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमने ये देखा है। और अभी जो 88.7 बिलियन डॉलर का इन्होंने फंडिंग मांगा है, इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उसके ऊपर भी बात हो रही है कि क्या हम उसके ऊपर तकरीबन 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके और उसको बढ़ाएंगे। लेकिन दिख ये रहा है कि अगर ये लड़ाई और बढ़ी तो मुझे लगता है अगले 6 से 12 महीने के अंदर ये जो मांग रहे हैं 80+ बिलियन डॉलर, ये 200 बिलियन, 150 से 200 बिलियन के करीब जाएगा।
अकॉर्डिंग टू CNBC की जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई थी, जिसके अंदर कई कंपनीज को ये डायरेक्ट फंडिंग जाती है, जिसके अंदर रेथियन है, जिसके अंदर बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है जो अब ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन कंपनी बनने की कगार पे जा रहा है, पेलेंटियर, जो कि काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है आज की AI डिफेंस सेक्टर के अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर धीरज, जब युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, जब हमला किया गया था, आपके हिसाब से इस पर बहुत बातें हो चुकी हैं, मैंने अपने शो पर भी बहुत सारे सवाल इससे अपने मेहमानों से पूछे, इससे जुड़े हुए। आपका क्या मानना है, उस वक्त इतने लंबे युद्ध की तैयारी थी या ऐसा लगा था कि 10 दिन में 7 दिन में सब खत्म हो जाएगा? देखिए, इसके ऊपर बहुत डिबेट होता है अमेरिका के अंदर। जो थिंक टैंक्स हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसमें हम सोच रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व को जब आप हटा देते हैं, तो उसके बाद मे बी सेकेंड लेयर, मे बी थर्ड लेयर तक जो लोग हैं, अगर आप उसी को हटा देंगे, तो ये लोग जो अंदर बैठे हैं लाखों की तादाद में, जिनके अंदर डिसेंट है, जो कि आपने देखा कि बुर्के के खिलाफ कैसे आवाजें उठी, फिर स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट हुए, फिर वहां पे जो कट्टरवादी इस्लामिक रिजीम के लोग थे उनके खिलाफ ओपनली बोला जा रहा था। अगर आप 1-1.5 साल पीछे जाएं, मैटर ऑफ फैक्ट जो चीजें कभी सोची नहीं गई थी कि लोगों ने सड़कों पे आके कई अपने सीनियर लोगों का घेराव भी किया, जिसके अंदर रिलीजियस लीडर्स भी थे। कई मस्जिदों के अंदर जाके ऐसी बातों को रोका गया कि भाई हमें फोकस करना है हमारी ग्रोथ पे, वेस्ट से लड़ाई करके नहीं। तो ऐसी ऐसी कुछ नॉन कन्वेंशनल चीजें हो रही थी, जिसका एस्टिमेट जो यहाँ पे लगाकर गवर्नमेंट को दिया गया कि इस टाइम आपकी फल तैयार है कटने के लिए, तो आप उधर आए, आपको थोड़ा सा सपोर्ट ही देना है, लोग उठ खड़े होंगे। आपको याद होगा नेतन्याहू ने भी कई बार ईरान के लोगों को महान बताया, अपील दी कि हम आपके साथ हैं, आप खड़े हो जाइए। ट्रंप ने भी बोला, और जब पहली लड़ाई शुरू हुई तब उन्होंने बोला था ये आपके पास गोल्डन अवसर है अपनी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, अब अगर नहीं करेंगे तो शायद कब नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि उनकी एस्टिमेट बहुत लॉन्ग से ऑफ थी, एज इन जो हम फाइनेंस सेक्टर में बात कहते हैं कि दूर दूर तक का उसका रियलिटी से कोई लेना देना इतना कनेक्टेड नहीं था। ऑल्दो ये बात सही है, ईरान के लोगों पे बहुत एट्रोसिटीज हुई, वो लड़ने को तैयार थे, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। और दूसरी बात, IRGC का कंट्रोल एक्सट्रीमली स्ट्रांग है आज भी वहां पे। और जो भी आवाजें उठ रही थी, जैसे ही आयतुल्ला हटे, क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर भी हैं, वो सब कंसोलिडेट हो गए एंड दे केम बिहाइंड द कंट्री। तो वो बैकफायर्ड हो गया, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये समझना जरूरी है कि हमने यहाँ के लोगों ने सोचा था कि ईरान की जब नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री के जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, एयर डिफेंस उठा लीजिए, उनके जो डेपोज हैं, जब उस पर अटैक आएगा तो ईरान घुटनों पे आएगा और बात करने के लिए आएगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हुआ। मैटर ऑफ फैक्ट और हार्ड लाइन चीजें हो गई, और एक क्लियर निकल के आया कि IRGC के हाथ में बहुत ज्यादा पावर है। अगर आप आज भी देखें तो जितना भी उनकी सरकार डिफाई कर ले, लेकिन ये फैक्ट है कि IRGC के पास आज जो ताकत है वो पहले से ज्यादा है, आयतुल्ला के जमाने से ज्यादा है। और जो आयतुल्ला के जो बेटे हैं, स्वर्गीय आयतुल्ला के जो बेटे हैं, वो उस लेवल की पावर और कंट्रोल नहीं रखते हैं कंट्री के ऊपर जो कि आयतुल्ला के पास थी। और ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी दशकों तक पावर में बैठा है उसकी अलग कनेक्शंस हैं, उसका अलग रिस्पेक्ट है, वर्सेस द सन। लेकिन बिल्कुल मिसजजमेंट हुआ, मुझे ऐसा लगता है, और हम इसकी लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, ना ही ये टाइम है। अमेरिकन इकोनॉमी, आपको पता है, इस टाइम थोड़े डिफिकल्ट समय के थ्रू गुजर रही है, और ग्लोबल वैश्विक इकोनॉमी भी गुजर रही है। आप तो इस बात को समझ पाएंगे, आज भी फाइनेंशियल सिस्टम्स ने पूरी तरीके से कोविड के बाद रिकवरी नहीं की है। अगर आप ग्रोथ सेक्टर अमेरिका के देखें तो वो अभी भी काफी लैग्ड है। और बड़े बड़े, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में जाएं तो मैग 7 के अलावा भी जो 5-6 और कंपनी को हटा दीजिए तो S&P में 40% के करीब उनका शेयर है। तो बाकी छोटी छोटी कंपनी तो बेयरली सरवाइव कर रही हैं। आपको जो नंबर्स दिखाई देते हैं वो AI सेक्टर की जो कंपनीज हैं, मेगा कैप्स हैं, उन्होंने ही सारा कंसोलिडेशन रखा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स का भी कॉन्फिडेंस इस टाइम कम है कि आगे हम ग्रोथ पे कैसे जाएंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते लोग। एनवीडिया और ये सब आप छोड़ दीजिए।
तो ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ पे जो मांग उठ रही है बार बार कि हमें अपने घरेलू मुद्दों पे फोकस करना चाहिए, हम एक लंबी लड़ाई में घुसने को तैयार नहीं है, और ट्रम्प भी इस बात को फील कर रहे हैं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इसका जल्दी जल्दी क्लोजर हो, हम निकलें। लेकिन ईरान हमारे टर्म्स पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। न्यूक्लियर एक स्टिकिंग पॉइंट है जिसपे मुझे लगता है काफी सपोर्ट है आज की डेट में। नेटो का काफी सपोर्ट है न्यूक्लियर को लेके, और दूसरा चुंगी वसूलने को लेकर, उसके ऊपर भी अमेरिका के साथ नेटो का सपोर्ट है। और मुझे ये जो तीसरी धमकी उन्होंने हिटलिस्ट दी है, उससे और सपोर्ट बढ़ा है। तो मुझे जो दिख रहा है वो नेटो नेशंस और कई देश इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये भी है डॉक्टर धीरज की, जैसे कि बात होती है कि ट्रम्प जब दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचे थे 2025 के जनवरी महीने में, तब उनका अंदाज, उनका रवैया, उनकी बोलचाल, भाषा पहले वाले कार्यकाल से बिल्कुल बदली हुई थी। एक के बाद एक, जब खासकर उनको वेनेजुएला में सफलता मिल गई थी तो कई सारे देशों को लेकर वो बोलने लगे थे। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे थे, क्यूबा पर बात कर रहे थे, ईरान पर तो आखिरकार हमला भी कर दिया। आपको लगता है कि ईरान वाले हमले से अब ट्रंप के उस रवैये पर एक तरह से रोक लग गई, ब्रेक लग गया है, जैसा वो चाहते थे? एक झटका लग गया, उनको लग गया कि वो जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, महाशक्ति वाले देश के राष्ट्रपति जरूर हैं। देखिए, मैंने ये इनकी कैंपेन बहुत क्लोजली देखी है, फॉलो की है, बहुत लोगों से बात की है इसके ऊपर। और मैं पर्सनली पेंसिल्वेनिया में था, जो गढ़ थी इसकी, स्विंग स्टेट, और मैं जिस काउंटी में था वहां से हमारे बाइडेन, इसको स्क्रैंटन बोलते हैं पेंसिल्वेनिया, वहां से आते हैं। तो मैं काफी चीजें अटेंड की हैं। तो मैं आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूँ कि दो चार चीजें आपने लिस्ट की, जिसके अंदर वेनेजुएला, वेनेजुएला तो मैं, देखिए अब ये डिबेट अलग हो जाएगा, मैं फिजिशियन हूँ, मैंने लाखों जिंदगियां देखी हैं, हजारों जिंदगियां, कई हजार तो मैं खुद ट्रीट कर चुका हूं, पेशेंट्स जो कि फेंटनिल और ओपियोइड क्राइसिस के थ्रू फैमिलीज को तबाह हो गया। तो उसमें वेनेजुएला का बहुत बहुत बड़ा हाथ था ये बात। और चाइना, सेकंड वाज चाइना, सिंथेटिक फेंटनिल। तो ट्रंप ने अपने सारे कैंपेन्स में ये बात क्लियरली बोली थी कि ये जो फेंटनिल का मेनेस है, इसके खिलाफ हम एक जंग शुरू करेंगे, और उसमें वेनेजुएला का नाम आएगा, और वेनेजुएला को हम टाइट करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम सेकेंडरी, हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया एक बिग टाइम इफेक्टेड स्टेट था, जो 7-8 बड़ी स्टेट्स थी, उसमें ये इस मुद्दा बहुत रेजोनेट किया। अगर आज आप पेंसिल्वेनिया में 2 साल पहले ट्रेवल करें, 3 साल पहले, तो बिलबोर्ड दिखेंगे हर हर 5-10 किलोमीटर बाद कि एडिक्शन से बचें। जैसे कि पंजाब हमारा भारत का अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पहले बोला जाता था, और भी कई जगहें थी जिसके अंदर ड्रग का मैनेज था। और दूसरा मुद्दा फेंटनिल, इसके साथ साथ उन्होंने मेक्सिको पे भी बोला था कि मेक्सिको को अपने कार्टेल्स पे काम करना पड़ेगा, और फिर उनकी प्रधानमंत्री ने स्पेशल फोर्स पे फंडिंग दी और सपोर्ट किया। अब वो बैक एंड फोर्थ था। इसके अलावा उन्होंने क्लियरली बोला था ईरान एक नेक्सस है, लेकिन ईरान पे इतना बड़ा एक्शन लेंगे ये नहीं बोला था। क्यूबा के लिए डेफिनेटली, बिकॉज मार्को रूबियो हमारे क्यूबा डिसेंट के आते हैं, और उन्होंने कई बार इनडायरेक्टली खुद भी अपनी कैंपेन्स में, मैं पहले मियामी में था, ये बात क्लियरली बोली थी। जब भी आप देखें कि हमारे जो क्यूबन लोग यहाँ रह रहे हैं मियामी में, जिनके ऊपर उनकी फैमिलीज बहुत बड़े रिस्क में है, अट्रॉसिटीज है, क्यूबा और मियामी बहुत क्लोज है, आप कुछ घंटों में नाव से पहुंच सकते हैं। तो वहां की बहुत बड़ी जनसंख्या वहां रहती है और उनके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक सिंपैथी वेव है, और मोस्टली जो लोग क्यूबा से आते हैं वो असाइलम लेके आते हैं, उनके ऊपर अट्रॉसिटीज होती हैं, उनके अपने अदर इश्यूज हैं। तो मार्को रूबियो इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स इट, और क्यूबा में उन्होंने बोला था। लेकिन ईरान पे ऐसा अटैक कर देंगे ये कहीं कैंपेन्स के ऊपर क्लियरली नहीं बोला था। ये बोला था कि ईरान को हमें हमें लीश में लाना पड़ेगा, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम रोकने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये उन्होंने बहुत बारी बोला, और उस पर उन्हें जन समर्थन मिला ईरान को नॉन न्यूक्लियर बनाने के लिए। लेकिन ईरान पे हम फूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेंगे, इस पे ना तब जन समर्थन था ना आज जन समर्थन है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ही मैटर ऑफ फैक्ट, फुट ऑन द ग्राउंड के ऊपर 50% से ज्यादा रिपब्लिकन, अगर आप कांग्रेसमैन बोले, सेनेटर्स बोले, वो अपोज करते हैं। बिल्कुल। अभी ट्रंप के पास 2 साल से ज़्यादा का वक्त है व्हाइट हाउस में। आपको क्या लगता है, अभी वो रुक जाने वाले हैं? आगे की उनकी रणनीति क्या हो सकती है? मध्य पूर्व के साथ अमेरिका के रिश्तों में बदलाव आ सकता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। उनका कहना है कि जिन खाड़ी वाले देशों में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे थे, उनको ये उम्मीद थी कि जब भी कोई हमला होगा
ये बचाव करेंगे हमारा, लेकिन वो बचाव तो हो नहीं पाया। सबको पता है कि ईरानी मिसाइलें, ईरानी ड्रोन्स सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, हर जगह जाकर उन्होंने तबाही मचाई है। क्या अमेरिका की ताकत पर से अब भरोसा उठेगा? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इसके दोनों तरफ के आंसर्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं। उसमें पहला आंसर तो ये है कि यूएस को किसी वजह से इन सब देशों ने एक तरीके की अपनी रक्षा शील्ड बनाया, और वो रक्षा शील्ड बहुत इफेक्टिव थी। अगर आप स्ट्राइक्स भी देखें, जितने मिसाइल्स और ट्रेजेक्टरीज और ड्रोन्स उड़कर आई हैं, मोस्टली अगर आप मोस्टली इन कंट्रीज को उठाकर देखिए, तो 90 से ज्यादा प्रतिशत को रोक दिया गया बाय एयर डिफेंस सिस्टम्स या डिफरेंट मीन्स। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव शील्ड है। हाँ, कुछ उड़कर गिरी है और डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन हुआ है। आज ही की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली 17 यूएस जो हमारे मरीन्स हैं, जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, अलग अलग फोर्सेस के, वो मर गए हैं। और 100 से ज्यादा लोगों को आपने जो मेंशन किया, बिल्कुल सही, चोटें आई हैं। और जिनको चोटें आई हैं उसमें 50% से ज्यादा बहुत ही माइनर चोटें हैं। अगर आप रिपोर्ट्स देखें जी। तो 50% ज्यादा माइनर चोटें हैं। और आपने ये भी बताया कि उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया, ये मेरे पास जानकारी नहीं है, पर ये कंफर्म्ड है कि 50% से ज्यादा को माइनर चोटें हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है। 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो एडमिटेड हैं, और 10-15% लोग ऐसे हैं जो सीरियस है, मतलब लॉस ऑफ लिम्ब के या लॉस ऑफ लाइफ अभी भी हो सकती है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो डेफिनेटली 17 लोगों की एडमिट किया है यूएस ने, और इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट है तो नुकसान तो होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर जो हमारे अटैक्स हुए हैं उसको लेकर हमें अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी रिपोजिशन करना पड़ा, जहां से उनकी जो अटैकिंग एबिलिटीज है जेट्स की, वो इफेक्टिव नहीं रह जाती। तो कई बैक एंड फोर्थ इसमें हुई है। लेकिन देखिए, हमें ये जानना जरूरी है कि जो ईरान का जो इक्विपमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन यूएस को पहले से थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं पता था जो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग और अपग्रेड ऑफ नेविगेशन फ्रॉम सैटेलाइट्स ऑफ चाइना मिलेगा ईरान को, वो इस लेवल तक होगा। कुछ हद तक चाइना ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है टू सपोर्ट ईरान की प्रिसीजन फायरिंग और गाइडिंग। साथ में रशिया ने भी किया है। वो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उससे हमारे कई एसेट्स और हमारे मित्रों के कई एसेट्स को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा। जब ये वॉर रुकेगी तो एक पूरा एनालिसिस होगा, जिसमें मुझे लगता है क्लियर कट दिखकर आएगा, जैसे अब दिखकर आ रहा है कि अमेरिका डेफिनेटली इंटेलिजेंस शेयर करता है यूक्रेन के साथ, जिस वजह से, और यूरोपियन देश जिस वजह से काफी देर तक यूक्रेन फाइट कर पा रहा है, और हमने उन्हें एम्युनिशंस दिए हैं। चाइना ने डायरेक्टली सामने आकर एम्युनिशंस ईरान को दिए हैं, नहीं दिए हैं, अभी तक ओपनली कन्फेस नहीं है। रशिया तो दे रहा है, आपको पता है, अभी जेट्स की बात भी हो गई है, तो रशिया तो इतना छुपा नहीं है। लेकिन चाइना के पास काफी एडवांस्ड इंटेलिजेंस कैप्चरिंग कैपेबिलिटीज है, एआई एनेबल्ड, जो उन्होंने, मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर में भी, जैसे आपने भारत में आप हैं, तो उन्होंने वो पाकिस्तान के साथ शेयर की थी, जिससे मारक क्षमता पाकिस्तान की कहीं एफिशिएंट हो गई। तो चाइना इज प्लेइंग द गेम बिहाइंड द वॉल। लेकिन हम सबको पता है वो हम पे क्या हो रहा है। अमेरिका चाइना के खिलाफ ज्यादा एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है, रेयर अर्थ की हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स की हैं। कुछ हद तक ताइवान को हम ब्लॉक नहीं देख सकते, बिकॉज टीएसएमसी आज भी वर्ल्ड की 35% चिप्स वहीं से, ताइवान से आ रही हैं। ऑल्दो मैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में हूँ, अब बहुत सारी टीएसएमसी की मैन्युफैक्चरिंग यूएस में लग रही है। तो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका, आप कितने भी ताकतवर हों, इस टाइम आप चाइना से कंफ्लिक्ट नहीं ले सकते, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। एक बात और होती है कि रूस और यूक्रेन भी एक युद्ध लड़ रहे हैं। 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। जब ईरान वाला युद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब अमेरिका खुद एक युद्ध में फंस चुका है, तो अब वो यूक्रेन की वैसी मदद नहीं कर पाएगा जैसा कि वो करता आ रहा था। इससे रूस को फ़ायदा मिलेगा। और कई सारे लोगों को ये भी मानना है, अमेरिका अगर इस वक्त इस 4, 5, 10 सालों में युद्ध में फंसा रहता है तो चीन को भी इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। चीन जो हमेशा से ही, जिसका सपना है एक वैश्विक महाशक्ति बनने का, एक बेहद ही ताकतवर देश बनने का, और इस अपनी महत्वाकांक्षी सपने को लेकर वो काम भी कर रहा है लगातार। फिर चाहे उसकी आर्थिक प्रगति देख लीजिए आप,
उसके सैन्य खर्चों को देख लीजिए, बजट लगातार बढ़ाता जा रहा है। क्या रूस और चीन पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि अमेरिका भी और फंसा रहे इन युद्धों में? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। मैटर ऑफ फैक्ट, अमेरिका को वॉर में लॉन्ग फंसाना पे बहुत बड़ा हाथ चाइना का है। इसमें मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और डेफिनेटली रशिया का भी होगा। लेकिन चाइना एक साइलेंट प्लेयर है, क्योंकि आज वर्ल्ड के अंदर अगर आप दो महाशक्तियां देखें जो ओपनली कुछ हद तक और हिडन फुली तरीके से ऑपोजिशन में है, वो चाइना और अमेरिका है। एक वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और एक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग पावर है इस टाइम, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट, आज वर्ल्ड की जितनी भी आप टेक्नोलॉजीज उठाइए, देखिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आप समझिए है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ वर्ल्ड की जो टॉप 3 ग्रोइंग एरियाज हैं ग्रोथ के, जो इंजन है, एक है एआई, जिसके रिलेटेड आप सेमीकंडक्टर चिप्स उठा लीजिए, डाटा सेंटर्स उठा लीजिए। दूसरी है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके अंदर सोलर पैनल्स आते हैं, बैटरीज आती हैं टू स्टोर दैट एनर्जी। तीसरा है स्पेस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, रॉकेटरी, तो और रोबोटिक्स चौथा। तो अगर इन चारों फील्ड्स को आप डाइसेक्ट करें, एआई और सेमीकंडक्टर की एडवांस चिप्स को छोड़ दीजिए, तो बाकी में सब में अमेरिका और चाइना 19-20 का ही फर्क रह गया है इस टाइम। रोबोटिक्स में मैटर ऑफ फैक्ट चाइना इज 19-20 फर्क, लेकिन उनकी कॉस्ट ऑफ रोबोट इज 1/3 और हाफ। बैटरी स्टोरेज में चाइना इज वे अहेड ऑफ अमेरिका। कार्स के अंदर अगर ईवी की बात करें तो BYD और नियो की क्वालिटी ऑफ कार आपको 1/3 40% में आपको वो सारे फीचर्स उन गाड़ियों में मिल रहे हैं जो यहाँ की गाड़ियों में मिलते हैं 40% प्राइस में। $1 लाख की गाड़ी 40,000 में आपको मिल रही है, सेम फीचर्स। तो चाइना तो ईवी रेस में आगे है यूएस में, कोई दो राय नहीं है। टेस्ला की ऑटोनोमस ड्राइविंग अगर आप उठाइए, वो थोड़ी सी अलग है, एडवांस्ड है, मैं खुद यूज कर चुका हूं बहुत बारी। तो उसके मुकाबले चाइनीज ऑटोनोमस ड्राइविंग इज गेटिंग क्लोजर राइट देयर। लेकिन ओवरऑल इस वर्ल्ड के अंदर बहुत क्लोज है। रॉकेटरी के अंदर डेफिनेटली अभी फर्क है 15-20, मतलब अगर चाइना 15 है तो यूएस 20 है। एआई के अंदर मैंने आपको बताया 18-20 का फर्क है, लेकिन रॉकेटरी के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और बाकी फील्ड्स में भी वो बहुत ईवी में आगे निकल चुके हैं। रोबोट्स में आपने देखा बहुत आगे हैं। तो मतलब बहुत कट टू कट है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी इस टाइम चाइनीज है, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड नेवीज इस टाइम चाइनीज है, वर्ल्ड की सबसे तेजी से बढ़ने वाली सबमरीन फ्लीट इस टाइम चाइनीज है। अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखें नेक्स्ट जनरेशन के, वो चाइना बना रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा शिप्स जो यूएस में बनते थे, यूरोप में बनते थे, अब 30-35-38% सब चाइना इज हैविंग द लीड। और ये एक पॉइंट था जो ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में बहुत बारी रेस किया कि मैं जॉब्स क्रिएट करना चाहता हूं। शिप बिल्डिंग एक लाखों लोगों को एम्प्लॉय करता है, हम क्यों खरीदेंगे चाइना से शिप, हम अपने खुद बनाएंगे सप्लाई चेन के लिए। मैं इस बात का समर्थक भी हूं कि अमेरिका में जॉब्स की बहुत कमी है, उससे बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल चाइना इज प्लेइंग द गेम हिडन। ये चाहते हैं कि जैसे रशिया को यूक्रेन वॉर ने घेर रखा है, और मैं आपको एक नंबर देता हूं, ये बिल्कुल सही बात है, अमेरिका ने अपनी सपोर्ट यूक्रेन को कम कर दी। और जब से जेलेंस्की के साथ आपने देखा था वो जी इंटरव्यू बिल्कुल, व्हाइट हाउस में क्या ऐतिहासिक कुछ व्हाइट हुआ हाउस था? में हुआ था, हाँ, उन्होंने क्लियरली बोला था हम आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे घरेलू बहुत मुद्दे हैं, हमें उस पर फोकस रखना है। उससे फायदा ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन की आंखें खुल गई, उनको टाइम मिला। आज की डेट में यूरोपियन यूनियन 2026 का जो उनका वो है, उसमें 216 बिलियन यूरोज कमिट किए हैं उन्होंने यूक्रेन को, जिसमें 77 बिलियन तो डायरेक्टली मिलिट्री असिस्टेंस के हैं, फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बजट सपोर्ट के 110 बिलियन है, रिफ्यूजी सपोर्ट इनसाइड यूरोप, क्योंकि यूक्रेन के बहुत रिफ्यूजीज अमेरिका में भी हैं जो अब वापस भेजे जाएंगे, मुझे लगता है लड़ाई रुकी। और यूरोप में जो है 17 बिलियन, फिर उनके जो स्कूलिंग, उनकी हेल्थ केयर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, सपोर्ट फ्रॉम और कुछ जो रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं जो 150 बिलियन से ऊपर के हैं, अगर आप नंबर्स उठाएं तो वो उसमें से 3.5 बिलियन यूरो उस तरफ डाइवर्ट कर दिए गए, जो एक स्मॉल अमाउंट, लाइक 2% ऑफ द नेटवर्थ। तो रशिया ने उस पर ऑब्स्ट्रक्ट किया था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली इस लड़ाई में अमेरिका को ज्यादातर घेरने का फायदा चाइना को मिलेगा, रशिया को भी मिलेगा। पर रशिया, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बड़ा प्लेयर अब दिखता नहीं है। फाइनेंशियली उसकी इकोनॉमी छोटी है, बात सही है, उनका वर्चस्व एनर्जी पे बहुत स्ट्रांग है,
ये फॉसिल एनर्जी पे, एलएनजी और क्रूड ऑयल। लेकिन दुनिया वहां तक रीच करने के लिए एक तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उनका क्रूड भी थोड़ा अलग तरीके का है, और जो सैंक्शंस लगी हुई है रशिया के ऊपर, उससे अभी आपने देखा जी। 30 दिन के लिए जो हटी थी, उसके बाद कितनी सारी वर्ल्ड की कंट्री, इंडिया इज द बिगेस्ट बायर नाउ, खरीदना शुरू किया। तो रशिया, मुझे लगता है, एक फेस सेफ देखना चाह रहा है यूक्रेन वॉर में, लेकिन अमेरिका उसे वो रूम नहीं दे रहा। यूक्रेन उसे वो रूम नहीं, जैसे ही लड़ाई थोड़ी सी शांत होती है, यूक्रेन अपने ड्रोन से किसी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन पे फिर अटैक कर देता है। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड। मुझे लगता है रशिया यूक्रेन वॉर का रुकना बहुत जरूरी है, और जितना जल्दी ये रुक जाए। और नॉनसेंस वॉर है मिश्रा जी, बिकॉज मैं रशिया भी जा चुका हूँ, मेरे कई मित्र यूक्रेन से आते हैं, सेम सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम रिलीजन, एवरीथिंग इज, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, किसी का ब्रदर वहां रह रहा है, किसी की मदर यहाँ रह रही है, ऑलमोस्ट सेम। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ है। और मैं, माई हार्ट गोज आउट टू ऑल द पीपल इन रशिया एंड यूक्रेन, इनोसेंट पीपल जो अननेसेसरी अनफॉर्चुनेटली इस वॉर में मारे गए, जो ट्रम्प ने टू बी ऑनेस्ट बहुत बारी बोला भी है कि यंग लोग बहुत मर रहे हैं, इसको रुकना चाहिए। बिल्कुल। ईरान से जुड़े सवालों पर आते हैं। धीरज जी, आपका क्या मानना है, ईरान में भी क्या चल रहा है? ईरान में बहुत नुकसान हुआ है, भले ही वो डटा रहा, झुका नहीं, लेकिन बहुत सारी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। अभी पैसों की ज़रूरत है ईरान को। जब समझौता हो रहा था तो कहा जा रहा था कि जो उसके संपत्तियों को जब्त करके रखा गया है, पैसों को उन्हें वापस दिया जाएगा, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। बात उठती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वो लोग टोल लेंगे, उससे उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, जिससे वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत सुधार पाएं। आपके हिसाब से ईरान के पास अभी क्या रास्ते हैं, भविष्य में वो कैसे आगे बढ़ने वाला है? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है इस लड़ाई के बाद ईरान को एक तरीके का पंडोरा बॉक्स खोलने की दिशा में नजर पड़ गई है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बोलते हैं। नेचुरल वाटरवे है। लोग यहाँ पे अलग अलग चैनल्स पे अलग बात करते हैं, 12 माइल इनका, 12 माइल उसका, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उस पर कभी भी टोल नहीं वसूल किया गया। और वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रेटेजिक नेचुरल वाटरवेज हैं जिसपे टोल नहीं वसूल किया जाता, एक अंडरस्टैंडिंग है, ताकि बिजनेस डेवलप हो, वरना महंगाई बढ़ जाएगी हर जगह। एट द एंड ऑफ द डे वो टोल किसकी जेब से जाएगा? आपकी जेब से, मेरी जेब से बिल्कुल। जाएगा। इट्स नॉट लाइक कोई गवर्नमेंट दे रही है। तो ये तो समुद्री डाकू वाला काम है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ईरान का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, डिपेंडिंग आप किसका डाटा देखें, 350 बिलियन से $400 बिलियन का, एज ऑफ 3 वीक्स अगो जो नंबर्स हैं, ये सीज फायर से के आसपास का टाइम जो नंबर्स आ रहे थे, वो उसके अराउंड है। और अगर आप $1 मिलियन भी, $1 से $2 मिलियन मैक्सिमम आप एक मेगा टैंकर से ले सकते हैं, अगर आपने वो भी ले लिया पर टैंकर, तो वो भी आपको कई साल लग जाएंगे वो पैसा रिकवर करने में। इसके अलावा ईरान के एक बड़ी मात्रा में फॉरेन एसेट्स, जो आपको पता है, फ्रोजन है। तो एक शर्त ये थी जो मुझे दिख रहा था पर्सनली, अगर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टिक होती, जो हमारी मार्केट्स भी चाह रही थी, अगर ऐसा होता, तो कहीं ना कहीं ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर में आते हैं, वो अगर हम धीरे धीरे रिलीज करते, तो एक तकरीबन तकरीबन एक पॉजिटिव साइन होता। और वो एक लो लाइंग फ्रूट था, लेकिन वो एक ऐसा फ्रूट था कि एक बार दे दिया तो यू कैन नॉट गिव इट टू अ वीक पार्टी। आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन है पैसा, अगर दे दिया तो दे दिया। इसके अलावा मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि ईरान के 3 बड़े मुद्दे। पहला मुद्दा जो सबसे, जिसपे अब लोग कम करते हैं, वो ये है, आज की सिविलाइज वर्ल्ड में आप सुबह रोज उठ के ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं चाहता कि एक देश एग्जिस्ट करे। ये बोलना मुझे लगता है बहुत बड़ी मूर्खता है। ईरान के बहुत लोगों को मैं जानता हूं, वो इस मानसिकता के हैं ही नहीं। हाँ, ये बात सही है, जो आईआरजीसी जिस मानसिकता के बेस पे आके उन्होंने जार को गिराया, जिसमें करप्शन था, जिसके अंदर नॉन रिलीजियस बिहेवियर थे, जिसके अंदर प्रो वेस्टर्निज्म था, अपने एसेट्स को आप यूरोप को और अमेरिका और फ्रांस, जहां पे आयतुल्ला रह रहे थे, उसके खिलाफ भी वो बोलते थे, बाय द वे। तो उनके खिलाफ की जो उन्होंने मूवमेंट ली, तो जिस मूवमेंट से वो बनकर आए और अपनी पावर उन्होंने रखी है वहां पे, वो तो उस पावर को, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को कैसे जाने देंगे? और उसमें उनका पहला वन ऑफ द स्टिकी पॉइंट इज कि इजराइल को खत्म करना है। तो जब तक आप उसके ऊपर बैक ट्रैक नहीं जाएंगे
और इसराइल कोई वेनेजुएला नहीं है, इसराइल कोई आपके हिसाब से इथोपिया नहीं है। इसराइल वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी में शायद ही कोई और, मतलब टॉप 5 कंट्रीज में मैं कमिट कर सकता हूं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। नंबर 2, उनके जूइश लोगों के ऊपर कितनी अट्रॉसिटीज हजारों सालों से हो रही है, और अभी हॉलोकॉस्ट की यादें तो आप मतलब हमारी जनरेशन तो नहीं, लेकिन काफी जो ओल्ड लोग हैं उन्होंने बचपन में कहानियां भी सुन रखी हैं यूरोप के। तो हमारे सामने तो सब है। तो कैसे एक सभ्य वर्ल्ड उस एथनिक क्लास को फिर क्लेंजिंग के थ्रू, डिस्ट्रक्शन के थ्रू गुजरने दे सकता है? दैट्स पॉइंट टू। हमास और फिलिस्तीन में क्या हुआ है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ जो भी हुआ वहां पे, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो एक स्टिकी पॉइंट है। सेकंड, न्यूक्लियर ईरान। जब भी कोई देश सुबह उठ के बोलता है कि इस देश को मैं खत्म करना चाहता हूं, उसके हाथ में आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते। ये एक म्यूचुअल कंसेंसस है कि कल को रिलीजियस फंडामेंटलिज्म लोगों ने टेक ओवर कर लिया तो वो क्या करेंगे। नंबर 3, उनका एनरिच्ड यूरेनियम जो 60% है, जिसमें तकरीबन, डिपेंडिंग आप किसकी बात सुने, वेपन ग्रेड मटेरियल बनाने के लिए आपको 2 से 4 हफ्ते, 4 से 6 हफ्ते का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। कई लोगों का ये मानना है कि 60% पे डर्टी बॉम्ब भी बन जाता है। तो वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है, क्या ईरान वो रशिया को देगा अंडर सुपरविजन, या इवन चाइना को देगा? आई डोंट केयर। क्या क्या वहां पे आप अंडर सुपरविजन रख सकते हैं या उसे सीज कर सकते हैं, कुछ कर सकते? ये 3 बहुत बड़े स्टिकी पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है अगर ये स्टिकी पॉइंट्स क्लियर हो जाए और एक थोड़ी लिबरल आवाज उठकर आए वहां से, जो कि क्लियरली दिखाए कि हम कंट्रोल में है, आईआरजीसी नहीं है, और पब्लिक भी हमारे साथ है, हम एक पीस की तरफ जाना चाहते हैं, हमारा $350 बिलियन का नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्रिएट किया जाए, और जो भी अट्रॉसिटीज फॉर एग्जांपल फिलिस्तीन में हुई हैं, जो अननेसेसरी अट्रॉसिटीज हुई हैं, उस पर जवाबदेही हो। जो जो हमारा आपका ये पकड़ लीजिए, जो लेबनान के खिलाफ जिन्होंने काम किया है उस पे एक कमेटी बैठे, कुछ मिडिल पॉइंट तो लाना ही पड़ेगा, वरना ये इतने हार्ड इंसिडेंट्स को लेके आप चल रहे हैं और वर्ल्ड की 20% एनर्जी सप्लाई को आप चोक कर रहे हैं। अब आप हूती को बोल रहे हैं कि आप रेड सी पे भी टाइट करिए, तो ये तो वर्ल्ड की 32% सप्लाई को ब्लॉक कर देंगे, तो कई देश तो रिसेशन में घुस जाएंगे। तो मुझे ये दिख रहा है कि इस ये समय है कि या तो चाइना आगे आए, जो मुझे नहीं दिख रहा आएगा, और पीस के लिए प्रेशर करे ईरान को, वो बेस्ट के सिनेरियो होगा। रशिया कुछ बोले, या जो गल्फ कंट्रीज हैं लोकल, जो काफी देर से पेशेंटली कोशिश भी कर रहे हैं कि वो ईरान को मना ले। लेकिन सोचने की बात यह है कि अभी तक सऊदी या यूएई, जिसकी बहुत स्ट्रांग एयरफोर्स है, स्ट्रांग डिफेंस है, और ये मत भूलिए सऊदी के पास एक पैक्ट है पाकिस्तान की, अगर उनको आर्मी की मैन पावर की जरूरत पड़े, टेक्नोलॉजी तो सऊदी की कहीं ज्यादा एडवांस्ड है पाकिस्तान से, तो जरूरत पड़े तो वो आ जाए। तो ईरान इतने फ्रंट पे लड़ पाएगा, और आज तक ईरान को मुझे नहीं लगता किसी ने ओपनली चैलेंज किया है फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, दो दे कैन डू, क्योंकि उनके लोग भी मर रहे हैं। और अब जाके पहली बारी हुआ है कि सिविलियन टारगेट्स जो कि यूज होते हैं आर्मी मूवमेंट के ऊपर, उसके ऊपर ट्रंप ने ऑथराइजेशन दिया है यूएस एयरफोर्स को कि आप उन ब्रिजेस, उन रेलवे लाइंस को उड़ा सकते हैं, उन पोर्ट्स को उड़ा सकते हैं जहां से मिलिट्री और ये मिसाइल सिस्टम्स को हेल्प मिलती हो। आई थिंक दिस इज अ चेंजिंग पॉइंट इन द वॉर ट्रेजेक्टरी। बिल्कुल। ईरान के पास अभी आपके हिसाब से हथियार, मिसाइल्स, ड्रोन्स का जखीरा कितना बचा होगा? युद्ध में कितना वो खर्च कर चुके होंगे? कई बार कहा जा रहा है, मेरे शो में बहुत सारे विशेषज्ञ आते हैं, वो बताते हैं कि हो सकता है लंबी लड़ाई चले, धीरे धीरे करके युद्ध चलता रहे, कुछ दिन शांति फिर युद्ध। ऐसे में ईरान कब तक टिका रह सकता है अमेरिका के सामने? वो देखिए, ये बात तो सही है कि हमारी जो इंटेलिजेंस ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज पे थी, उसमें अमेरिका डेफिनेटली चुका है। यहाँ तो ये थिंक टैंक्स में कॉमन बात है, और वही इंटेलिजेंस अगर हमें नंबर्स देती है तो क्या आप उस पर फुली रिलाई कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन डेफिनेटली उनकी जो शाहीन ड्रोन्स हैं, उनकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी जो मिसाइल्स हैं, वो हिडन है बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे, जहां से हमारे एक तो उसको पिक नहीं किया पा रहा, इंटेलिजेंस नहीं मिल रही, और वो कंटिन्यूअसली फाइट करे। और ये मत भूलिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी ऑन है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख ड्रोन्स पड़े हैं और वो खत्म हो रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो इस टाइम मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि ईरान इज रेडी फॉर अ लॉन्ग वॉर, ये बात बिल्कुल सही है।
और आपने सुना होगा उनका एक शाहीन ड्रोन $20,000 का है, हमारा एक इंटरसेप्टर 1 मिलियन से $1.5 मिलियन का है। तो एक शाहीन को गिराने के लिए दो इंटरसेप्टर्स लग रहे हैं, 2 से 3 मिलियन डॉलर के। अब जाके जो हमारे नए ड्रोन्स, जो हमारे नए मिसाइल सिस्टम्स आए हैं, वो $40,000 के हैं, लेकिन उनकी पेनिट्रेंस अभी कम है, मतलब उनकी मात्रा कम है। तो अभी उतने ज्यादा नहीं है डिफेंस सिस्टम के पास वो कि उसे ही यूज करें। लेकिन उससे एटलीस्ट जो मिसमैच था इतना बड़ा प्राइस का, इकोनॉमिकल, वो थोड़ा कम हुआ है। और मुझे लगता है कई कंपनीज अब प्रोडक्शन में आ रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपना डिफेंस पैक्ट को इंस्टिगेट करें, यूएस के अंदर रिवोक करें, जिससे कि कई फैक्ट्रीज को, जैसे कोविड में किया गया था, जब आपके देश के ऊपर खतरा होता है तो कई फैक्ट्रीज को फोकस्ड उस पर काम करना पड़ता है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ था, अभी कोविड में भी हुआ, जो कि सबसे जरूरी है, सारा काम हॉल्ट करके। अगर ऐसा किया तो यूएस तो आपको पता है मेगा मशीन है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी हमने देखा, इसी से वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री चेंज हो गई थी। ये जो हमने सब फैक्ट्रीज को इस काम पे लगा दिया था, फिर तो वी कैन बीट चाइना, वो तो फिर अलग दुनिया शुरू हो जाती है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस सारी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान एक कॉमन ईरानियन का हो रहा है, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में उस बैठे आदमी का हो रहा है जिसका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उसकी जेब के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है, उनकी नौकरियां जा रही हैं। ये मत भूलिए कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में लोग गल्फ में इंप्लॉय होते हैं, और गल्फ का बिजनेस अगर बूम होगा तो उनको इंप्लॉयमेंट मिलेगी, उनका भी पैसा जो घर भारत रेमिटेंस आता है सबसे बड़ी मात्रा में, वो भी कम हो रहा है। और ये मत भूलिए कि कई भारतीयों ने अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 से 3 सालों में या 4 सालों में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में बहुत रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया दुबई में, जो अब 20 से 30% ड्रॉप्ड है और एंटिसिपेटेड है कि और ड्रॉप होगा। तो उनकी इक्विटी भी इवॉपरेट हो गई है। तो ये इट्स इफेक्टिंग इंडिया डायरेक्टली। और भारत इस टाइम बहुत अच्छे से अपने क्रूड की परचेज को उसने डाइवर्सिफाई किया, लेकिन कॉस्ट बढ़ी हुई है, बिकॉज बिडिंग ज्यादा करता है भारत, और $20 से $30 जो दूसरे देशों को मिल रहा है उससे ज्यादा पे प्रीमियम पे भारत को पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन होता है चीप क्रूड, चीप एनर्जी। तो एलएनजी पकड़ लीजिए और क्रूड पकड़ लीजिए, हर वो देश जो कि हरमूज से, सबसे ज्यादा हरमूज से जो एनर्जी फ्लो हो रही थी चाइना के बाद, वो भारत की तरफ आ रही थी। अगर आप नंबर्स में देखें, जी। उधर जापान, साउथ कोरिया, तो इन सब कंट्रीज में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। लेकिन पर कैपिटा इनकम साउथ कोरिया, जापान की क्या है, भारत की क्या है, ये आपको पता है, डिफरेंस है। शॉक को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी जापान सरकार की कितनी है, भारत की कितनी है। तो इट्स अ क्रिटिकल टाइम। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है, क्योंकि भारत के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे ईरान के साथ पहले भी थे, अब थोड़े कम हो गए थे, लेकिन इंडिया हैड नथिंग टू डू विद दिस वॉर। और बहुत बहुत लोगों को इफेक्ट भारत में और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में इस वॉर से हुआ है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर धीरज, ये है कि तख्ता पलट की बात होती थी, पूरी तरह ईरान में शासन व्यवस्था ही बदल दी जाए। ये जो खामनेई थे, खामनेई के बेटे आ गए हैं, आईआरजीसी का जो पूरा कंट्रोल है उसको हटाने की बात हो रही थी। क्या लगता है आपको ये आखिरी बड़ी कोशिश थी अमेरिका के द्वारा? अब ऐसा कुछ कर पाना या ऐसा करने की कोशिश भी करना भविष्य में मुश्किल होगा, या पीछे हट जाएंगे करने से पहले? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। मुझे लगता है ये स्ट्राइक वन थी, जिसमें हमने देखा कि जो 40,000 लोग पकड़े गए, मारे, और लाखों लोग इस टाइम जेल में भी हैं बाय द वे, तो उसका सपोर्ट कितना डीप था। तो कहीं ना कहीं अभी भी डिसेंट आपको सोशल मीडिया पे ईरान के लोगों के थ्रू दिखेगा, जो गल्फ के थ्रू मैसेजेस आते हैं कि पब्लिक इज गोइंग थ्रू पेन। उनका खुद की करेंसी 1.7 मिलियन के करीब हो गई है एक डॉलर की, जो 700-800 7-8 लाख पहले थी, अब 17 लाख 18 लाख रुपए है। इन्फ्लेशन बहुत हाई है ईरान में, जॉब्स ग्रोथ, उनकी इकोनॉमी इस टाइम नेगेटिव में है। जो उनके रिसोर्सेज बचे हुए हैं वो उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तनख्वाहें देने को है नहीं। और आपको पता है ईरान इज नॉट एन ओपन मीडिया, आप वहां पे ओपनली जाके रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। और मैं तो भारतीय चैनल्स पे जाता हूँ, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय मूल के ईरान से आपको दिखा रहे होते हैं वीडियो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उनके आसपास काले कपड़े में 10-20 लोग घूम रहे होते हैं। सो इट्स अ प्रोपोगेंडा मशीन। ईरान ने बहुत अच्छे से इस वॉर को प्रोपोगेट किया है और बहुत अच्छे से वर्ल्ड को अपना विक्ट्री का पिक्चर दिखाया है, लेकिन असलियत काफी चीजों में और है।
तो दैट्स व्हाई यू गॉट टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि डेफिनेटली ये आईआरजीसी को कंटिन्यू, आज की डेट में अगर सीज फायर हो जाए, 1 1.5 2 साल बाद, 6 महीने बाद, ये चीज रुकेगी नहीं जब तक ये ईरान की ऐसी मानसिकता कि इजराइल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए वो ना जाए। और हम लोग हूती, हमास और मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे, दूसरे दूसरे देशों में तख्ता पलटेंगे, सऊदी का तख्ता हम पलट के रखेंगे। सऊदी और ईरान की बहुत पहले से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको पता ही होगा। कतर और यूएई का बहुत पहले, ईरान और यूएई और कतर का भी बहुत पहले से चल रहा है। कतर से तो इन्होंने निगोशिएट करने की बहुत, कतर ने कोशिश भी की, ओमान, तो उसके बावजूद भी अटैक्स किए गए। तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि ईरान की जो आईआरजीसी पावर में है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनके लोग कितना सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये उनके लिए करो या मरो की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई में ईरान पिछले बैकफुट में गया और आईआरजीसी को रिप्लेस किया गया, तो आईआरजीसी ने जो एट्रोसिटीज की हैं कई सालों तक, दशकों तक, उसकी हिसाब देने का समय आएगा। और बहुत सारे लोगों को शायद फांसी हो जाए, बड़ी लंबी जेलों में जाए, तो उनके लिए तो सर्वाइवल की लड़ाई है आईआरजीसी। मैं ईरान पब्लिक की बात नहीं कर रहा, आईआरजीसी की, जिनके हाथ में सत्ता है। तो इसीलिए मुझे दिख रहा है कि ये किसी भी लेवल तक अपनी जनता को झोंकने को तैयार है। जनता का सोच रहे हो इस टाइम, वहां पे ऐसे लीडर्स नहीं बैठे हुए दिखाई दे रहे। और आयतुल्ला जो है, उनकी पावर अब कितनी है और कितनी दिखाई जा रही है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अभी डैमेज कंट्रोल के लिए दिखाया जा रहा है कि हाँ जी वही पावर में है, लेकिन हमें भी पता है जब सीज फायर हुआ था उसके बाद इंडिपेंडेंटली लोग वहां से फायर कर रहे थे, आईआरजीसी के कमांडर्स अपने इंडिविजुअल असेसमेंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन ऑफ चेन ऑफ कमांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बड़ी खतरनाक चीज है। और अब हम, ट्रंप ने पहले जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब तोड़ने से पहले बोला था कि अब जो नेक्स्ट वेव आएगी उसमें हम एक इंटेंस स्ट्राइक्स करेंगे, जो अब आपको दिख रही है। लेकिन मैं जितना ट्रंप को जान पा रहा हूं, वो इस लड़ाई में लंबा नहीं बैठना चाहते। वो चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो और एक तरीके की ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जिसमें इजराइल भी उसमें हो, और कुछ पावर कट डाउन हो, और न्यूक्लियर के ऊपर बात हो। 3 4 बड़े मुद्दे, बिकॉज वर्ल्ड में और बड़ी मुसीबतें इस टाइम आ रही हैं, फाइनेंशियल, जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये ईरान की वॉर जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर साबित हुई है हमारे ग्रोथ के लिए। रशिया यूक्रेन वॉर तो है ही। तो और भूलिए मत, ट्रंप, जिन्होंने ट्रंप को जिताया, जेनजी और मिलेनियल, उनकी बहुत बड़ी मांग थी हमें पीसफुल वर्ल्ड देखना है। और ट्रंप बार बार बोल रहे थे मैं होता तो लड़ाई नहीं होती, मैं तो सब जगह पीस कर दूंगा। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब अब ट्रंप का जितना क्रिटिसिज्म करें, उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया। उनके काम करने के तरीके पे 1000 डिबेट हो सकते हैं, लेकिन क्या उन्होंने लड़ाई इंटेंशनली स्टार्ट की? मैं इस बात को डिसएग्री करता हूं। क्या इजराइल ने अपने से आगे बढ़कर ये लड़ाई को इंस्टिगेट कर दिया? इस पे डिबेट हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर धीरज, बहुत शुक्रिया आपका, आप इंडिया के साथ जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उससे किसका फायदा हो रहा है, रूस और चीन की क्या भूमिका है, भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, ईरान के मौजूदा हालात कैसे हैं, इन पर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने दर्शकों आपको बता ही दी है। जो भी नई जानकारी सामने आएगी वो भी वन इंडिया पर लगातार आपको मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.